गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास में मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट क्लास में हमने कीमत प्रभाव को सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव में विभाजन किया था और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई थी। इस क्लास में प्राइस इफेक्ट से एक मिलता जुलता जो चीज़ है जिसको हम प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं, पीसीसी, उसके पहले इनकम इफेक्ट आय प्रभाव के कारण जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है एवं उससे डिराइव किया हुआ जो एंजल्स कर्व हम बनाते हैं। एंजल एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक एंजल्स कर्व के बारे में की अवधारणा हमारे को दी थी। तो इनकम इफेक्ट जो होता है प्राइस इफेक्ट का, उसके कारण जो इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव करते हैं एवं इनकम कंजम्पशन कर्व से हम एंजल्स कर्व कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में इस क्लास में आज चर्चा करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि प्राइस इफेक्ट कीमत प्रभाव को आय प्रभाव एवं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। इस क्लास में आय प्रभाव जो है उसके कारण, सिर्फ आय प्रभाव के कारण जो उपभोक्ता के वस्तु की उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र डिराइव किया जा सकता है। अब देखिए, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, ये घट भी सकती है, मतलब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन होती है, तो उसकी बजट रेखा मूल बजट रेखा के समानांतर दाएं ऊपर की ओर सरक जाएगी। फिर से मैं आपको पढ़ता हूं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी बजट रेखा मूल बजट रेखा के समानांतर दाएं ऊपर की ओर सरक जाएगी। अगर उपभोक्ता की आय गिर जाती है तो क्या होगा, उसका जो नया बजट रेखा है वो मूल बजट रेखा से बाएं की तरफ नीचे की ओर सरक जाती है। इस केस में देखिए, ये जो ग्राफ है, अगर आपके पास में पी क्यूब मूल बजट रेखा था, ओरिजिनल मूल बिंदु ओ से, ये देखिए पी क्यू अगर मूल आपके पास में बजट रेखा है, तो उपभोक्ता की अगर आय बढ़ जाती है तो ये पी क्यू P1 Q1 में परिवर्तित हो जाती है, जो कि पी क्यू के समानांतर है, पैरेलल है, और पी क्यू के दाएं ऊपर की ओर सड़क गई है। अब देखिए, अगर P1 Q1 मूल आपके पास में बजट रेखा होती, आय में अगर गिरावट आती, तो हम कह सकते थे कि P1 Q1 अगर मूल बजट रेखा होती तो ये बाएं और नीचे की तरफ PQ समानांतर सड़क जाती। तो ये ग्राफ को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप पढ़ लीजिए कि इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र क्या है। उपभोक्ता नया, जब आपके पास में आय इस केस में जैसे बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता एक नया संतुलन बिंदु पर अब उपभोग करता है, क्योंकि जैसे आपको बताया है कि आय के बढ़ने पे क्या होगा, आपके उपभोग जो होती है दोनों वस्तुओं के लिए, अगर आपके पास में सामान्य वस्तुएं होती है जिनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, तो आय बढ़ने पे साधारणतः मनुष्य का व्यवहार ऐसा होता है कि दोनों वस्तु की उपभोग बढ़ा देगा, अगर दोनों सामान्य वस्तुएं हैं तो देखिए, उपभोक्ता एक नया संतुलन बिंदु पर अब उपभोग करता है। इस प्रकार संतुलन बिंदुओं का पथ एक वक्र बन जाता है। अगर आपके पास में आय बढ़ती जाती है तो जो समानांतर जो आपके पास बजट रेखा में कोई भी तटस्थता वक्र
जब टेंजेंट या स्पर्श करता है वो नया संतुलन बिंदु बन जाता है। तो इस प्रकार संतुलन बिंदुओं का पथ एक वक्र बन जाता है, जिसे आय उपभोग वक्र या इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसको हमने आईसीसी कहा जाता है। अब आईसीसी क्या होता है या आय उपभोग वक्र क्या होता है? आईसीसी वक्र दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमत के दिए होने पर, मतलब वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रिलेटिव चेंज नहीं हुआ है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन हो जाता है, इस कारण उन वस्तुओं की खरीद पर पड़ने वाला आय प्रभाव को प्रकट करता है। देखिए, अब आप ग्राफ से इस चीज को समझ सकते हैं। आपके पास में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक्स और वाई, एक्स गुड एंड वाई गुड, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ओरिजिनल बजट लाइन पी क्यू अगर है, IC1 उसको कहां स्पर्श कर रहा है? आर पे। IC उसको कहां पे स्पर्श कर रहा है? आर पे। तो आप देखिए OA एक्स की उपभोग। अब देखिए, अगर आय बढ़ जाती है और जैसे मैंने आपको बताया कि P1 Q1 अगर नया बजट लाइन हो जाता है या बजट रेखा हो जाता है, तो IC2 P1 Q1 को कहां स्पर्श करता है? S पे। तो नया जो आपके पास में जो संतुलन की स्थिति है वो किस पॉइंट पे है? S पे। S पॉइंट पे X की भी उपभोग में वृद्धि है और Y के भी उपभोग में वृद्धि है, क्योंकि ये एक सामान्य वस्तु है। सिमिलरली, अगर P1 Q1 बजट से भी उपभोक्ता की बजट या उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो नया जो बजट लाइन है वो P1 Q1 के पैरेलल या समानांतर क्या दिखा रहा है? P2 Q2। अब P2 Q2 पर IC3 कहां पे स्पर्श कर रहा है? T पॉइंट पे। तो नया संतुलन बिंदु अब उपभोक्ता के लिए क्या हो जाएगा? T। अब T पॉइंट पे देखिए, X की उपभोग भी बढ़ गया है, B से C पे पहुंच गया है, और अगर S पे कंज्यूम कर रहा है तो Y इतना कंज्यूम कर रहा होगा। अब T पे अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो Y में भी वृद्धि हुई है, किसकी? उपभोग में। तो इस प्रकार से किसी सामान्य वस्तुओं के लिए आय में वृद्धि होने पर, जबकि आपकी बाकी चीजें समान रहती हैं, बाकी चीजें क्या हो सकती हैं? सापेक्ष कीमत हो सकती है, आपके जो स्वाद हो सकते हैं, आपके जो प्रेफरेंसेस परिमाण हो सकते हैं, वो अगर सेम रहे तो क्या होगा? दोनों वस्तुओं की उपभोग आय के बढ़ने पर बढ़ जाता है। अब ये जो नए संतुलन पॉइंट आए हैं R से S, S से T, इसका अगर हम लोकस, जिसको बिंदु पथ कह रहे हैं, वो खींच देते हैं, जिसे RST, ये क्या कहलाता है? आय उपभोग वक्र, इनकम कंजम्पशन कर्व। वो क्या दर्शाता है? अन्य चीजें समान रहने पे या दिए हुए रहने पे किसी भी उपभोक्ता की अगर आय बढ़ जाती है तो उस कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे कौन दर्शाता है? ICC या आय उपभोग वक्र। अब देखिए, आय उपभोग वक्र जब हमारे को प्राप्त हो जाती है तो किसी एक वस्तु की अगर हमें उपभोग में परिवर्तन हम देखना चाहते हैं तो वो इनकम कंजम्पशन कर्व से डिराइव होके एंजल कर्व, एंजल अर्थशास्त्री का, जर्मन अर्थशास्त्री का नाम था जिन्होंने एंजल्स कर्व हमें दिया है, वो हम डिराइव कर सकते हैं या व्युत्पन्न उसका हम कर सकते हैं। तो देखिए, आय उपभोग वक्र ICC में आय के विभिन्न स्तरों पर एक उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं की जो मात्राएं खरीदी जाएंगी उनको ICC दर्शाता है। ये जैसे मैंने अभी बताया, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं की मात्राएं जो खरीदी जाती हैं उनको किससे हम दर्शा सकते हैं? ICC से।
एक एंजल वक्र, जिसको हम एंजल कर्व कह रहे हैं, व्युत्पन्न करने के लिए आईसीसी का प्रयोग किया जाता है। मतलब एंजल वक्र को हम किससे डिराइव करते हैं? इनकम कंजम्पशन कर्व से हम डिराइव करते हैं। अब एंजल कर्व जर्मन इकोनॉमिस्ट एंजल के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने एंजल कर्व का अवधारणा दी है। एंजल कर्व आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता एक वस्तु की जो मात्राएं खरीदता है उन्हें दर्शाता है, जबकि उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचियां, अधिमान सब कुछ दिया हुआ होता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए इनकम कंजम्पशन कर्व तो क्या दिखाता है? दोनों वस्तु में जो परिवर्तन होता है उपभोग के, किसके कारण? आय में उपभोक्ता की वृद्धि के कारण। एंजल कर्व क्या बता रहा है कि इनकम कंजम्पशन कर्व अगर दिया हुआ है तो हम एंजल कर्व को व्युत्पन्न या डिराइव कर सकते हैं, जो कि क्या दर्शाएगा कि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा जो खरीदता है उसमें परिवर्तन क्या होगा। देखिए कैसे डिराइव किया है। ये आईसीसी वक्र है। आईसीसी वक्र आपको डिराइव करना मैंने अभी बताया है। आईसीसी वक्र में ये जो नए दो संतुलन की जो स्थिति है, पी क्यू अगर ओरिजिनल मूल बजट रेखा है, आय बढ़ने पर P1 Q1 नया बजट रेखा हो जाती है। थोड़ा सा और अधिक आय होने से P3 Q3 या P3, ये Q2 नहीं है, ये Q3 है, और ये P2 Q1 मैंने लिखा है इसको, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, या तो ये P1 Q1 होगा या ये P2 Q2 होगा, कोई बात नहीं। नया बजट रेखा P2 Q1 है, और उसके अधिक अगर आय में वृद्धि होती है तो नया बजट रेखा क्या दर्शा रहा है इसमें? P3 Q2। इन पे जो तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व की जो स्पर्श के कारण जो नया जो आपके पास में इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आते हैं, उनको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो रही है? आय उपभोग वक्र। PQ जो बजट रेखा है उसका अगर हम आय का स्तर M1 मानते हैं, P2 Q1 बजट रेखा में अगर आय का स्तर M2 मानते हैं, और P3 Q2 बजट रेखा पर मनी इनकम जो है, आय का जो स्तर है, वो M3 मानते हैं, तो देखिए अगर X वस्तु की उपभोग में परिवर्तन को सिर्फ जानना है, अगर X वस्तु के उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको अगर जानना है, तो देखिए A पॉइंट पे पहले कंज्यूम कर रहा था, फिर B पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है उपभोक्ता, और फिर C पॉइंट पे। इनको अगर हम दूसरे X एक्सिस पे खींच देते हैं, और ये मनी इनकम जो P, P2 और P3 के जो पोजीशंस हैं, उनको अगर A, B, C लाइन पे A पॉइंट कब कंज्यूम कर रहे थे उपभोक्ता? जब M1 इनकम पे था, तो ये M1 इनकम कहां पे आएगा? A वाले पॉइंट पे आएगा। A, तो ये जो रेखा है A का जो हमने एक्सटेंड कर दिया नया ग्राफ में, वहां पे कहां काटता है? ये इस पॉइंट पे। M2 जब मनी इनकम होगा तो वो B पॉइंट पे X को कंज्यूम कर रहा था, तो ये वाला नया पॉइंट आ जाएगा। अब जब P3 Q2 अगर बजट रेखा है, तो इस पॉइंट पे C पॉइंट पे वो कंज्यूम कर रहा था, तो C को अगर हम नीचे नए ग्राफ में खींच देते हैं, और M के जो इंटरसेक्शन होता है, M पे जो वो काटता है, वो इस पॉइंट पे काटता है। इन तीनों का जो बिंदु पथ होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंजल्स कर्व। एंजल्स कर्व क्या दिखाएगा, क्या दर्शाएगा? सिर्फ X पे किसी एक वस्तु की उपभोग में जो परिवर्तन आएगा, किसके कारण? इनकम में परिवर्तन के कारण, उसे हम एंजल्स कर्व कहते हैं। तो एंजल्स कर्व और आय उपभोग कर्व में क्या डिफरेंस है? आय उपभोग कर्व तो जो नए संतुलन की स्थिति आती है, जिसमें दोनों वस्तु की उपभोग में परिवर्तन को एक रेखा दर्शाता है, उसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व कह रहे हैं। आय में वृद्धि के कारण किसी एक वस्तु में, आय में वृद्धि के कारण
किसी एक वस्तु की उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसे कौन दर्शाता है? एंजल्स कर्व। इस केस में आय में वृद्धि बताया गया है, कोई क्षतिपूर्ति वृद्धि नहीं है, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है, सापेक्षिक कीमतें क्या है? स्थिर रहती हैं या दिया हुआ होता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, यह आपके पास में इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल्स कर्व है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जब आपके पास में प्राइस इफेक्ट हो जाता है, टोटल जो कीमत प्रभाव होता है, उससे हम पीसीसी या प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसको हम कीमत उपभोग वक्र कैसे डिराइव करते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आप स्वस्थ रहिए, घर पे रुकिए, क्योंकि पैंडेमिक जो कोरोना के कारण चल रहा है वो अभी भी मौजूद है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक आपको सावधानी अभी भी बरतनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू।